नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। दिल्ली सरकार का फैसला, अधिकारियों की जगह लेंगे सलाहकार। 7 विभागों में नियुक्ति के लिए सरकार ने निकाला विज्ञापन। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का आपसी सद्भाव बढ़ाने पर जोर, कहा सभी धर्मों के बीच संवाद जरूरी। प्रधानमंत्री ने भी सद्भाव को बताया देश की ताकत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, 345 में से 105 वार्डों पर कब्जा, 39 सीटों के साथ चौथे नंबर पर बीजेपी। चलीगढ़ पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया केंद्र का नोटिफिकेशन। जयललिता की प्रधानमंत्री को चिट्ठी में अध्यादेश की मांग। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के फंड पर रोक, एनजीटी का बड़ा फैसला, प्रदूषण पर आंकड़े न दिए जाने पर कार्रवाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। नौकरशाहों से विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार सलाहकार पदों के लिए उसने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया के नीति निर्धारण में सरकार की मदद दिल्ली संवाद आयोग कर रहा है। नौकरशाहों के साथ लगातार बढ़ती तनातनी के बीच दिल्ली सरकार ने वित्त कानून और अहम क्षेत्रों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में 7 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली संवाद आयोग भर्ती प्रक्रिया में सरकार की मदद कर रहा है। डीडीसीए ने वित्त, कानून, समाज कल्याण, ई गवर्नेंस, संचार शोध और पर्यावरण के क्षेत्र में सलाहकार के एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली सरकार ने इन पदों के लिए भारी भरकम सैलरी का भी ऑफर दिया है। विज्ञापन के अनुसार सलाहकार पदों के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकार दिल्ली सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बता रहे हैं। कानून टूटेंगे अगर आप इस तरीके की भर्तियां बैकडोर से करके, अगर आप ये समझते हैं कि इनको गवर्नमेंट फंक्शंस दी जा सकती हैं। वैसे भी गवर्नमेंट फंक्शंस इस तरीके से आप नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीक्रेसी भी होती है गवर्नमेंट फाइल्स की। उधर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऐसे कार्रवाई रहेगा ये तो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, इंडियन फॉरेन सर्विस को, इंडियन पुलिस सर्विस और हर सर्विसेज को चैलेंज करने वाली बात है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के साथ दानिश अफसरों का विवाद सामने आया था। इसके विरोध में अफसर एक दिन की हड़ताल पर भी चले गए थे। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सलाहकार पदों पर आईएएस अधिकारियों का कोई काम नहीं है। सलाहकारों का कार्यकाल 1 साल का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आईएएस अफसर अपने आप को खुदा समझने लग गए हैं और अब वक्त आ गया है कि विशेषज्ञों को ही सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाए। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हैं, साथ ही साथ हमारी संवाददाता अनु दीवान भी हैं। अनु, सबसे पहले आपसे, इस नोटिफिकेशन को जो ऐड निकाला गया है, क्या वाकई ये जो कंसल्टेंट होंगे ये उन सभी सरकारी, मैं कहूँ, अधिकारियों की जगह लेने जा रहे हैं, ले सकते हैं, जिनको लेकर पिछले दिनों दिल्ली सरकार के साथ विवाद हुआ था? जी कविंद्र, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जिस आईएएस अधिकारियों को लेकर केजरीवाल सरकार और नौकरशाहों के बीच में तनातनी चलती रही है, उससे ये सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि क्या वाकई ही केजरीवाल सरकार जो है नौकरशाहों की जगह इन प्राइवेट सलाहकारों को नियुक्त करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने एडवर्टीजमेंट निकाला है। तमाम तरह के सलाहकार सरकार नियुक्त करने की बात इसके थ्रू कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिल्ली डायलॉग कमीशन के जरिए सरकार इनको नियुक्त करना चाहती है, दिल्ली डायलॉग कमीशन खुद ही जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसको लेकर भी पहले से ही सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते आए हैं कि आखिर इसकी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है दिल्ली डायलॉग कमीशन का, इसका सरकार में ज़रूरत क्या है। तो साफ तौर पे ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जिन नौकरशाहों की जगह पे सरकार इन सलाहकारों को नियुक्त करना चाहती है, आखिर ये उसी का बदला, इसे कह सकते हैं कि ये उसी का बदला है जिसको लेकर डायनेक्स ऑफिसर जो एक दिन की छुट्टी पे गए थे, जिसके बाद केजरीवाल का ये बयान आया था कि उनको किसी तरह के नौकरशाहों की ज़रूरत नहीं है, वो चाहेंगे तो एक्सपर्ट्स। चलिए अनु, मैं लौटूंगा आपके पास। सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सोमनाथ जी, सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि सरकार आखिर मंशा क्या है।
ये जो कंसल्टेंट की नियुक्ति है, जिस तरह की खबरें हैं या फिर विरोधियों के आरोप हैं, क्या वो वाकई आधार है या फिर कोई और वजह है? देखिए, वजह तो जो कुछ भी बनी हो, लेकिन हम सब जो कि एक आम नागरिक हैं भारत के, उन सबके मन में एक भावना तो है बहुत पहले से कि जो आर्काइक व्यवस्था है जो ब्रिटिश ने देश को दी, एक आईएएस की जो व्यवस्था दी थी, इसका बेसिक पर्पस था क्या और इनको क्यों बनाया गया था? आज के तारीख में कितने मीनिंगफुल हैं, इनकी मीनिंग क्या रह गई, क्या इनके द्वारा देश की सेवा हो पा रही है, क्या इस पद की उपयोगिता उतनी रही जितनी पहले थी, क्या इस पद की जो जिस भावना से बनाई गई थी, जो ब्रिटिश ने बनाया था, ये भावना क्या देश सेवा की थी? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है। इसको इसका जो कानूनी जामा है, जो एक लीगल फ्रेमवर्क होगा, उसका क्या होगा वो हम देखेंगे। लेकिन अब हाई टाइम है, क्योंकि बहुत डेवलप्ड हो गया पूरा विश्व, बहुत आगे निकल चुके हैं हम। अब एक हेल्थ सेक्रेटरी है, वो बेटर होगा कि कोई डॉक्टर हो, कोई एक्सपर्ट हो। कोई आईटी सेक्रेटरी है तो बेटर होगा कि कोई आईटी इंजीनियर हो, कोई एक्सपर्ट हो, उस डोमेन का कोई जानकार हो। तो ये एक हाई टाइम है कि इस पे रिविजिट होना चाहिए। जी, आपने कहा रिविजिट होना चाहिए। सोना जी, ये कई सारे मसलों को लेकर बिल्कुल सही हो सकता है आकलन, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये लीगली करेक्ट है? देखिए, लीगली करेक्ट तो इस वक्त जब हम एग्जैक्ट जो प्रोविजन निकालेंगे, देखिए इस वक्त सरकार की पूरी क्षमता है और पूरी स्वतंत्रता है कि वो एक एक्सपर्ट को किसी भी डोमेन के लिए हायर कर सकते हैं। अगर उनको आईटी के अंदर कुछ अच्छे काम कराने हैं तो नेचुरली वो किसी एक्सपर्ट को कह सकते हैं कि भाई इसके लिए आप हमें करके बताइए। अब उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ये सभी कुछ सरकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसको बिल्कुल ही जो जामा पहनाएंगे वो कानून में पहनाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सोमनाथ जी कि जिस रास्ते पर आप लोगों ने चलना शुरू किया है इसी मसले को लेकर, अगर मैं कहूँ तो क्या ये माना जाए कि जो आईएएस, आईपीएस या फिर जिस तरह के कैडर तैयार किए गए थे वो पूरी तरीके से अब नाकारा हैं, या फिर देश में आपका जो राज्य है वो उसको कहता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी राज्य हैं वो फिलहाल पुराने फॉर्मेट के साथ में हैं? तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अपनी आपसी रंजिश के चलते इस कदम को उठा रहे हैं? नहीं, ये चूंकि अपने नजरिए से देखने की बात है। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि जी जो जनता का पैसा है, अब आप देखिए, हमने कहा कि भाई अभी तक दिल्ली की जनता को मालूम ही नहीं था कि उनका एमएलए 4 करोड़ रुपया लेके आता है दिल्ली विधानसभा से खर्च करने के लिए। हमने उस 4 करोड़ को एक ऐसा जामा पहनाया कि दिल्ली की जनता फैसला करती है वो 4 करोड़ कहाँ खर्चा होगा, मोहल्ला सभा के जरिए। तो ये सब मूलभूत बदलाव हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस भाजपा की जो राजनीति थी वो ये थी कि जी एक राजा के रूप में आ जाओ, एमएलए एमपी बन जाओ और जनता के तरह उनको ट्रीट करते रहो। भाई आम जनता है, वो आएंगे, वो भीख मांगेंगे, आप कुछ देंगे। हम सारे स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो एमएलए एमपी बनने का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो। लेकिन सोमनाथ जी, इसीलिए तो शायद लगता है कि विरोधी आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके चलते विवाद खड़ा हो, नई तरीके की हलचल हो और उसके बाद पैनिक क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब तक लीगली कोई चीज करेक्ट नहीं है और एक सरकार में रहते हुए दल अगर उस कदम को आगे बढ़ाता है तो नहीं लगता कि उसकी मंशा असल में वो नहीं है, वो जो दिखा रहा है? देखिए, जितनी मेरी जानकारी, चूंकि मैं भी वकील हूं, मुझे भी संविधान की जानकारी है, तो जितनी जानकारी मेरी है, हो सकता है बहुत और बेटर लोग हों जो अच्छी तरह बता सके, मेरे से बेटर बता सके। मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार का एक्सपर्ट्स को हायर करना बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। ये संविधान के अंतर्गत आप कर सकते हैं। सरकार अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सरकार जनता के पैसा को किफायती तरीके से खर्च करने के लिए अगर ऐसा कदम ले रही है तो ये बिल्कुल किसी कंसल्टेंट की नियुक्ति कोई गलत नहीं। सवाल ये कि उन आईएएस या फिर उस कैडर की जगह पर अगर आप उनको नियुक्त कर रहे हैं, वो पावर्स आप उनको देते हैं, जो अधिकारी आपको मिले हुए हैं उनसे ना काम करा के आप इन कंसल्टेंट्स के थ्रू काम कराना चाहते हैं, तो शायद ये लीगली करेक्ट ना हो। देखिए, संविधान जिस बाउंड्री को क्रिएट करता है वो बाउंड्री जब तक हर्ट ना हो तब तक सब कुछ सही है। इस वक्त
पूरे देश में एक ऐसा माहौल है, हर साल पंचवर्षीय योजना बनता है। पंचवर्षीय योजना में हजारों खरबों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कहाँ जाता है, एक एक सड़कें 5 बार बनती हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। बाबू लोग मंत्रियों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बड़े अच्छे खासे मित्र बड़े आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इतनी आर्काइक है और इतनी सिक्लूडेड है, इतनी एक तरह से बाउंड्री वॉल्ड है, आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता किसी आईएएस के पास। सोमनाथ जी, हो सकता है आपकी बात में दम हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन व्यवस्था को बदलने का जो संविधान में एक तरीका दिया गया है, क्या वो बेहतर नहीं होता कि उस तरीके के जरिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार या कोई भी सरकार आगे बढ़े तो बेहतर हो? नहीं, अगर आप मुझे प्रोविजन बताएं कि कौन से प्रोविजन का हमने वायलेशन कर दिया तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे अनुसार तो जितना संविधान मैं जानता हूं उसकी जानकारी के अनुसार तो संविधान कोई भी प्रावधान हम ना तो बदल रहे हैं, ना हर्ट कर रहे हैं, ना वायलेट कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो इसीलिए आपसे पूछा ना कि जिन अधिकारियों को केंद्र सरकार आपको देता है, क्या उनकी जगह उनके पावर्स को ये कंसल्टेंट इस्तेमाल करेंगे, ये सरकार की मंशा है? ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम फलाने पोस्ट को आईएएस से ही भरेंगे या फलाने पोस्ट को हम आईपीएस से ही भरेंगे या फलाने पोस्ट को हम फलाने तरीके से ही भरेंगे। संविधान में ये लिखा है कि गवर्नेंस का जो मॉडल आप पेश करोगे वो उसका एक खाचा दिया हुआ है, और अगर कोई आईएएस एम्प्लॉयड कहीं होता है तो उसकी सर्विसेज कैसे रेगुलेट होंगी वो लिखा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था सोमनाथ जी। मेरा सवाल ये था कि जो आप लोग कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रहे हैं, जिनके लिए आपने निविदाएं मांगी हैं, जिसके लिए आपने मंगाया है, एक प्रपोजल दिया है, क्या वो उन्हीं अधिकारियों की जगह लेंगे जो कि आईएएस कैडर के लोग या उसके समकक्ष के लोग थे और वही पावर्स उनको आपकी सरकार देने जा रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो गैर संवैधानिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो गैर कानूनी होगा। हम वो सब कुछ करेंगे जो संविधान के अंतर्गत, संविधान के फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। चलिए सोमनाथ जी, ये प्रॉमिस मैं करता हूं जी। मैं पूछना चाह रहा था, आपने उसका जवाब दिया कि संविधान के दायरे में जो भी होगा वो करेंगे और पैनिक ना क्रिएट हो और आम आदमी उससे सफर ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इस तमाम क्लैरिटी के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और इसीलिए उसे वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान ने भारत से कुछ और सबूत और वॉइस सैंपल मांगे हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर अभी भी संदेह के बादल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का मानना है कि पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में हाल में कुछ कार्रवाई की है और इसलिए अभी इंतजार करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इतनी जल्दी अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि वो प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। भारत ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई करने को कहा है, जिसके समर्थन में कई सबूत भी उसे सौंपे गए हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले में कुछ और सबूतों की भी मांग की है। इस बीच इस मामले की जांच कर रही एनआईए की दिल्ली में पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ जारी है। एनआईए ने बबियाल में दरगाह के केयरटेकर को भी पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। एनआईए की टीम ने मंगलवार को जम्मू के कठुआ और सांबा का दौरा किया। एनआईए के मुताबिक पिछले साल यहां हुए हमलों और पठानकोट हमले के बीच समानता देखने को मिली है।
इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान सरकार की ओर से संयुक्त जांच टीम बनाने और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने को सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा की चाहत के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। सीनेट के इस कदम को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर वार्ता पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायुक्त गौतम बंबावले अपना पद संभालने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वाघा बॉर्डर पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में और सुधार आना चाहिए। दिसंबर में विदेश मंत्रालय ने गौतम बंबावले को पाकिस्तान में नया भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त करने का ऐलान किया था। बंबावले इससे पहले भूटान में भारत के राजदूत के पद पर तैनात थे। 1984 बैच के IFS अधिकारी गौतम को TCA राघवन की जगह नियुक्त किया गया है। राघवन दिसंबर में रिटायर हो चुके हैं। And I am going to Pakistan with a message of friendship. We want to improve the relationship between India and Pakistan. We want to strengthen this relationship between India and Pakistan, and that will be my effort while I am posted there. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर केंद्र सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। विरोध को अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार ने इस पर लगी रोक हटा दी थी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाए गए इस कदम को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। उधर मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अध्यादेश लाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही 4 साल पुरानी रोक को हटा दिया था। जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान सांडों को काबू में करने का खेल है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब इस पोंगल पर ये खेल नहीं खेला जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो था वो स्पेसिफिकली जल्लीकट्टू तमिलनाडु और बुलकार्ट रेस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में, पंजाब एटसेट्रा में अलाउ कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इस तरह की किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने पर रोक लगा दी है। That is absolutely contrary to the Supreme Court judgment और जो हमारा कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अब नोटिफिकेशन इशू हुई है उसको स्टे कर दिया है। इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिकाओं का जिक्र चीफ जस्टिस TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया गया था। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगे 4 साल पुरानी रोक को केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को कुछ खास प्रतिबंधों के साथ हटा लिया था। इस पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सहित कुछ दूसरे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग की थी। बीजेपी ने इस मामले में दूसरी कानूनी विकल्प तलाशने की बात भी कही। The ban again, temporary ban has been implemented. Let us see how it can be tackled, but we cannot suspect the intention of the central government. Central government did it with good intention to respect the sentiments of Tamilians. वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। The wisdom of the Supreme Court in this matter, it will examine the matter and a proper legal issues will be raised in the matter, and we do hope justice will be done. सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी। केंद्र सरकार के आदेश को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोमुख से हरिद्वार तक गंगा सफाई के लिए फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। NGT ने जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि उसके आदेश के बिना गौमुख से लेकर हरिद्वार तक में गंगा की सफाई के लिए पैसा जारी न किया जाए। NGT ने निर्देश उन तथ्यों के सामने आने के बाद दिया है कि गंगा सफाई से जुड़े विभागों के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि गंगा में किस जगह से प्रदूषण हो रहा है और कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितना कचरा गंगा में आता है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी PDP की गठबंधन सरकार को लेकर असमंजस खत्म होता दिख रहा है। PDP की ओर से इस बारे में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं और होली तक सरकार गठन की बात कही गई है। बीजेपी और PDP की कल होने वाली बैठक में इस बारे में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति दिखा चुकी है।
जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर असमंजस खत्म होता दिख रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि पीडीपी इस बारे में जल्दबाजी के मूड में नहीं है और सरकार गठन में अभी 2 महीने तक का वक्त लग सकता है। इसी के मद्देनजर 18 जनवरी से प्रस्तावित बजट सत्र को भी रद्द कर दिया गया है। जब भी कोई राजनीति बदलती है तो उसमें थोड़ी बहुत सोच समझ करके आगे चलने के लिए संभावनाएं रहती हैं। उसी संभावनाओं के आधार पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन में देरी भी हो जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। सरकार तो बननी ही है और जल्द बनेगी। Focus remains for us as well as PDP, I'm sure, that to give a good governance in J&K for the development of J&K and of course work for the welfare of the people of J&K. राज्य में सरकार गठन में देरी के चलते गवर्नर रूल लगा दिया गया था और विधानसभा निलंबित अवस्था में है। दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ था। इस पद के लिए बीजेपी और पीडीपी के बीच महबूबा मुफ्ती के नाम पर भी सहमति बनी थी, लेकिन शोक संवेदना जताने के लिए जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई तो सरकार गठन पर अटकलें भी तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सभी धर्मों के बीच संवाद की जरूरत बताई है। केरल के मल्लापुरम में उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। उन्होंने समाज से टकराव खत्म करने के लिए सहनशीलता को प्रगतिशील फार्मूला बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को मल्लापुरम में अंतर धार्मिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभी धर्मों के बीच संवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के कानून और सामाजिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता का बेहतर उदाहरण है, लेकिन सद्भाव के साथ दूसरे धर्मों का आदर और उनकी समझ भी जरूरी है। It has to be a cooperative and positive interaction between people of different religious traditions at both the individual and institutional level. Each party remains true to their own beliefs while respecting the rights of the other to practice their faith freely. उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को भी उनकी जयंती के मौके पर याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जोर धार्मिक सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों को समझने पर था। उपराष्ट्रपति ने सभी धर्मों का आदर करने की नसीहत भी दी। All religions in the country with equal respect, that it shall not privilege one religion or community over others, that it shall provide equal opportunities to the followers of all religions. मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बहुलतावाद और सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है। न सिर्फ संविधान में इसका प्रावधान है, बल्कि ये राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने केरल की सहिष्णु धार्मिक परंपरा का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म की परंपराएं केरल में ही सबसे पुरानी हैं। सैयद कमर अब्बास, राज्यसभा टीवी, मल्लापुरम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को एक दूसरे के परंपराओं का सम्मान करने की नसीहत दी है। आज उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय युवा समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और इसीलिए एकता और सद्भाव हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर देश में शांति, एकता और सद्भाव नहीं होगा तो प्रगति का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हमारे देश में एकता नहीं होगी, जन जन के प्रति सद्भाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, दूसरे की परंपराएं, दूसरे की विचार, उसके प्रति अगर सम्मान का भाव नहीं होगा तो शायद भारत को प्रगति में रुकावटें आएगी। गुरदासपुर जिले में एक स्कूल बस के नाले में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और 36 बच्चे घायल हुए। यह हादसा फतेहगढ़ चूड़िया के पास हुआ है। बच्चों से भरी बस उस वक्त स्कूल जा रही थी और रास्ते में एक पुल पार करते समय बस सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से ये बस अनियंत्रित हो गई और 40 फीट गहरे नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही 5 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली है। पर्थ में हुए पहले मैच में भारत जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी हार गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारियों की बदौलत 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और जॉर्ज बेली भारत के इस लक्ष्य को
49.2 ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब 15 तारीख को अगला मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तुर्की का शहर इस्तांबुल आज जोरदार धमाके से दहल उठा। इसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए। ये धमाका उस इलाके में हुआ है जो कि हर दिन सैकड़ों पर्यटकों से पटा रहता है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस्तांबुल के सुल्तान अहमद इलाके में मंगलवार को अफरा तफरी मची थी। यहाँ हुए एक शक्तिशाली धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। इस इलाके में मशहूर नीली मस्जिद और होगियो सोफिया संग्रहालय है। Böyle karşılaştığını tahmin edemiyorlardı herhalde. Hepsi üzgün ama meydanı bir anda boşaltmak istiyorlar. Çünkü ikinci bir bombanın patlatma olasılığı vardı. 20 dakika içerisinde bir daha patlayabilir diye bir bilgi. पुलिस ने विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। आशंका ये है कि फिदायीन हमला हो सकता है। अधिकारियों ने हमले में आईएस का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी राजधानी अंकारा में आत्मघाती हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। अंकारा में हमले के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। तुर्की में पिछले कुछ हफ्तों में आईएस के संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।